नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये तो काफ़ी पहले से है, लेकिन इस वर्ष हाल की जो घटना है, पहलगाम जो घाटी थी वहाँ पर जो आतंकवादियों के द्वारा जो एक बड़ा अटैक किया गया और इस पूरे अटैक के बाद जो पूरा कहें सिनारियो है वो भारत पाकिस्तान और वैश्विक स्तर पे पूरी तरह से बदल चुका है। इसके बाद के जो भी घटनाक्रम है उन सभी से आप परिचित हैं। भारत ने कैसे पाकिस्तान पर अटैक किया, उसके बाद अमेरिका की एंट्री होती है और एक तरह से अमेरिका की मध्यस्थता के बाद जो युद्ध विराम या सीज फायर की जो स्थिति है ये आप सभी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन अब एक बड़ा मुद्दा इस पूरे घटनाक्रम में जो टीआरएफ है, ये जो एक तरह से देखिए लश्कर तैयबा का जो एक मुखौटा कहा जाता है, तो इस संगठन को लेकर एक बड़ी न्यूज आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब भारत लश्कर तैयबा के इस मुखौटे वाले संगठन को अब आतंकी संगठन घोषित करने की मांग कर रहा है और इस मांग को लेकर अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं वहां तक अब इस मुद्दे को पहुंचा रहा है। तो इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर किसी भी इस तरह के संगठन को आतंकवादी घोषित करने की क्या प्रक्रिया होती है, किस आधार पर यह घोषित किया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और अपने देश यानी कि भारत में इस तरह के संगठन को आतंकवादी घोषित करने के कौन से प्रारूप हैं, कौन से नियम कानून हैं, कौन से प्रावधान हैं, उन सभी बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे। इसके साथ ही टीआरएफ के बारे में भी देखेंगे संक्षिप्त जानकारी कि आखिर यह है क्या, इसकी गतिविधियां किन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है या किन संगठन से जुड़ी हुई है, इन सभी मुद्दों पर एक एक करके हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि भारत ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने की जो पहल की है ये कहां तक सफल होती है। इसके लिए द इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज़ आर्टिकल हम ले रहे हैं जिसमें इस मुद्दे को उठाया गया कि इंडियन टीम सेट टू मीट यूएन कमेटी इन पुश टू लिस्ट टीआरएफ एज टेरर आउटफिट। भारत ने पहलगाम हमले के लिए खास तौर पे जो अंजाम देने वाला लश्कर तैयबा है, लश्कर तैयबा का एक मुखौटा है टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सूचीबद्ध आतंकी संगठन के रूप में नामित करने के लिए जो प्रयास है, जो पहल है, अब वो तेज कर दी है। इस कारण से ये जो पूरा मामला है ये अब काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय अधिकारियों ने खास तौर पे यूएनएससी की देखें तो यहाँ पर जो खास तौर पे 1267 जो प्रतिबंध समिति है उसकी निगरानी टीम को द रेजिस्टेंस फ्रंट जो टीआरएफ है इसकी गतिविधियों की जानकारी डिटेल में प्रस्तुत कर दी है। और ये जानकारी विशेष रूप से जो पहलगाम का घाटी में जो आतंकी हमला हुआ था उससे जुड़ी हुई जो टीआरएफ की जो संलिप्तता है, उसकी जो कहीं ना कहीं इसमें जो सहभागिता है उसको केंद्र में रखते हुए प्रस्तुत की गई है। ये जो टीम है ये टीआरएफ की कथित जो संलिप्तता है उस पर संबंधित जो यूएन है उसकी समितियों को पूरी जो इससे जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो सामग्री है, वो सारे उपलब्ध कराएगी। टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जो निशंस कह सकते हैं आतंकी हमला है उसकी जिम्मेदारी खुद ली थी। और इस हमले में देखें तो बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की बात सामने आई थी, जिसमें सीधे उसी दिन 26 लोगों के कह सकते हैं जो पर्यटक थे उनकी डेथ हो चुकी थी। उसमें उनको कहीं न कहीं निशंस उनकी हत्या की गई थी। और भारत ने हमले के बाद जो भी आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों को और उनके जो भी सपोर्टर्स हैं, जो समर्थक हैं, उन पर कार्रवाई करने का एक तरह से संकल्प लिया। 7 मई को देखें तो 2025 को ऑपरेशन जो सिंदूर है वो स्टार्ट किया गया भारत के द्वारा। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के लगभग 9 जो प्लेसेस थे वहां पर आतंकी जो संगठन है उनके जो सेंटर्स थे जहां से वो अपने ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे, ऑपरेट अपने को करते थे और कई सारी जो आतंकी गतिविधियां हैं वो वहां से संचालित होती थी। वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक किया गया और बड़ी संख्या में जो आतंकी हैं उनको मारा गया। उनके जो सेंटर हैं, उनके जो इस तरह के प्रतिष्ठान थे उनको भी ध्वस्त किया गया। तो इस कारण से ये जो पूरा मामला है ये चर्चा में था। अब थोड़ा सा हम बात करें, जो यहाँ पर हम बात करें टीआरएफ की, जो कि एक तरह से लश्कर तैयबा का एक मुखौटा कहा जाता है। तो ये क्या है कि ये एक संगठन है और ये कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा के जो तरीके हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में उसकी जो एक्टिविटीज़
है उससे कहीं ना कहीं मिलती जुलती दिखती है। इसे पाकिस्तान आधारित जो आतंकवादी समूह है उस रूप में वैश्विक स्तर पर जाना जाता है। यही नहीं, टीआरएफ ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 2025 में भी नृशंस हमले की जिम्मेदारी ली। तो इस तरह के कई सारे जो अटैक हैं उनकी जिम्मेदारी ये खुद ले चुका है। और हाल ही में ये जो घटना घटित हुआ इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 26 नागरिक मारे गए। ऐसे कई सारे जो आतंकी गतिविधियां हैं उनमें ये टीआरएफ संलिप्त पाया गया और इसी को ध्यान में रखते हुए अब भारत सरकार इसकी कहीं ना कहीं इसे आतंकवादी संगठन वैश्विक स्तर पर घोषित करने के लिए अब एक पहल स्टार्ट कर चुका है। तो ये मुद्दा था जिसके बारे में हमने समझा। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, जो यूएनएससी है, जहां पर अब इंडिया पहुंच चुका है इस टीआरएफ संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए एक अपनी जो पहल है, जो इनिशिएटिव है वो कर चुका है। तो इसकी पूरी जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, जो यहाँ पर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके यहाँ पर गया है, तो इसकी ओवरऑल जो उद्देश्य है कि आखिर ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ये इसका उद्देश्य क्या है, इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो देखिए, जो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ये विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए खास तौर पे वैश्विक स्तर पे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार संस्था के तौर पे जानी जाती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसके मेंबर्स कितने होते हैं? 15 होते हैं, जिसमें 5 जो मेंबर्स होते हैं वो अस्थाई होते हैं, ये बदलते नहीं है। कौन कौन से मेंबर हैं जिन्हें P5 हम कह सकते हैं? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। बाकी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो बदलते रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें तो आतंकवादी जो संगठन सूची है इसके बारे में देखें तो ये जो सुरक्षा परिषद है इसकी 1267 जो प्रतिबंध समिति है ये आतंकवादी संगठनों और जो भी व्यक्ति हैं उनकी एक सूची तैयार करती है, जिसमें प्रमुख जो आतंकवादी समूह हैं जैसे कि अलकायदा है, इसके तरह और भी हैं जिन्हें शामिल किया गया है। जानकारी और सबूत जो है वो ये कलेक्ट करती है जो भी सदस्य देश हैं, खुफिया जो एजेंसियां हैं, यूएन के जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए ठोस जो सबूत होते हैं, जो सामग्री होती है, उनकी जानकारी लेती है, उनको कलेक्ट करती है और इस पूरे संगठन के प्रस्तावना के तौर पे देखें समीक्षा जो प्रक्रिया है कि किसी भी संगठन को आतंकवादी घोषित करने के लिए सदस्य देश या समिति जो सदस्य है वो एक प्रपोजल प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं प्रस्ताव के तौर पे, जिसमें संगठन की जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उनके जो भी प्रमाण हैं, जो साक्ष्य हैं वो प्रस्तुत होते हैं। समिति के द्वारा जो प्रपोजल है उसकी गहन जांच की जाती है और फिर उसकी समीक्षा भी की जाती है और इस जांच और समीक्षा के बाद फिर आगे फैसले लिए जाते हैं। सदस्य देशों के अगर मतदान की बात करें और उनके निर्णय की बात करें तो जो प्रपोजल है उस पर जो भी सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो सदस्य हैं वो वोटिंग करते हैं और अस्थाई सदस्यों के पास वीटो पावर होता है। जो 5 अस्थाई सदस्य हैं जो P5s हैं वो पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं दुनिया के, तो उनके पास एक वीटो पावर्स भी है। यदि सभी सदस्य प्रस्ताव पर सहमत होते हैं और कोई वीटो नहीं आता है तो उस संगठन को आतंकवादी संगठन की जो सूची है, जो लिस्ट है, उसमें शामिल कर लिया जाता है। प्रतिबंधों को अगर लागू करने की बात करें तो सूची में शामिल जो भी संगठन है उस पर वित्तीय संसाधनों की जो रोक है, यात्रा पर प्रतिबंध है, हथियारों की जो आपूर्ति है, जो वेपन सप्लाई है, उस पर रोक जैसे जो सख्त प्रतिबंध है वो आरोपित किए जाते हैं। अगर निगरानी की बात करें, पुनर्मूल्यांकन की बात करें तो आतंकवादी जो भी लिस्ट होती है उसमें नामित जो संगठन है उनकी गतिविधियों पर सतत निगरानी क्या की जाती है, रखी जाती है और समय समय पर इसकी जो समीक्षा है वो भी की जाती है। नाम हटाने या जोड़ने का निर्णय भी इसी क्रम में लिया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है वहां पर किसी भी संगठन या इस तरह के इकाई को आतंकवादी घोषित करने की क्या प्रक्रिया है उसको हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में, अपने देश में देखें कि भारत में किसी भी संगठन या व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की क्या प्रक्रिया बनाई गई है, ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अपने देश में अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए गैर कानूनी गतिरोध रोकथाम
अधिनियम, ठीक है, ये 1967 का, इसका जो उद्देश्य है कि भारत की जो संप्रभुता है, उसकी जो यूनिटी एकता है, उसके लिए खतरा उत्पन्न करने वाले जो भी गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए ये जो अधिनियम है ये बनाया गया है। अधिनियम के तहत गैर कानूनी जो भी एक्टिविटीज़ है, जैसे किसी भी व्यक्ति या संगठन के द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई जो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र या किसी भाग पर अधिकार या नियंत्रण स्थापित करता हो। दूसरी बात, भारत की जो संप्रभुता है उसको अगर कोई नुकसान पहुंचता है उसे खंडित करता है। भारत की जो अखंडता है उसको अगर बाधित करता हो तो फिर वो इस श्रेणी में आता है। यही नहीं, ये पूरा जो निम्नलिखित अधिकार है उस पर भी युक्ति युक्त जो निर्बंधन है वो ये आरोपित करता है। जैसे आर्टिकल 19 के द्वारा प्रदत्त जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये भी इसके तहत शामिल किया जाता है। बिना शस्त्रों के शांतिपूर्वक जो समूह है उस समूह में एकत्रित होने का जो अधिकार है वो इसके तहत शामिल है, और संघ बनाने का जो अधिकार है वो भी इसमें शामिल किया गया है। केंद्र सरकार को ये पूरा पावर है, पूरी शक्ति है कि गतिविधि गैर कानूनी घोषित कर सकती है, और भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के जो नागरिक हैं, जो संगठन है, इकाइयां हैं, उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। भारत तथा विदेशी भूमि पर होने वाले जो भी क्राइम्स हैं, जो अपराध हैं, वो समान रूप से उन पर ये कानून लागू होगा। और इसके लिए जांच एजेंसी की बात करें तो गिरफ्तारी के अधिकतम 180 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना होगा, और अदालत को सूचित करने के बाद इस अवधि को क्या किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। यही नहीं, जो ये यूएपीए अधिनियम है इसके तहत जो मृत्युदंड है, जो आजीवन कारावास की सजा है, उसका भी कह सकते हैं प्रावधान किया गया है। वर्ष 2004, 2008, 2012 और 2019 में इस अधिनियम के तहत कई सारे मामले इसमें जोड़े गए और उनमें संशोधन भी किए गए हैं। वर्ष 2004 में जो संशोधन हुआ, उस संशोधन में देखें तो अधिनियम में आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको इसमें और ऐड कर लिया गया। तो ये सभी बातें अपने देश में लागू हैं। इसके अलावा देखिए, जो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है, इसमें अगर संशोधन की बात करें तो 2019 का जो संशोधन है वो किया गया था। इस संशोधन की अगर हम बात करें तो जो भी भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी संगठन या किसी भी व्यक्ति, दोनों ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी संगठन या किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती है कि आतंकवादी घोषित कर सकती है। अगर व्यक्ति है तो वो आतंकवादी होगा, संगठन है तो वो आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता है। बशर्ते उसके लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, तो आतंकवादी कार्रवाई करता हुआ या उसमें भाग लेता हुआ वो पाया जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे संगठन हो। आतंकवादी जो घटना है उसको अंजाम देने की तैयारी करता हुआ पाया जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो संगठन हो। और आतंकवाद को अगर बढ़ावा देता है तो वो भी इसके तहत माना जाएगा। और आतंकवादी जो भी गतिविधि है अगर उसमें वो शामिल है तो फिर उसके ऊपर ये कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो भी जांच अधिकारी है उनको आतंकवाद से जुड़ी हुई जो भी संपत्तियां हैं उनको जब्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक की पूर्व जो मंजूरी है वो प्राप्त करना आवश्यक है, ये कंडीशन जोड़ दी गई है। यदि जांच एजेंसी या राष्ट्रीय जांच एजेंसी जैसे एनआईए है इसके किसी भी अधिकारी के द्वारा की जाती है तो जो संपत्ति है उस संपत्ति को जब्त करने के लिए एनआईए के जो महानिदेशक है उसकी जो मंजूरी है वो आवश्यक है। तो दोनों परिस्थितियों को दिया गया कि कब कौन जब्त करता है तो वहाँ पर किसकी परमिशन की आवश्यकता होती है। कुछ डिस्प्यूट भी हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, सरकार को किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का अधिकार है, लेकिन यूएपीए जो ये एक्ट है इसमें आतंकवाद की जो परिभाषा है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, व्यापक और अनिश्चित है। तो ये एक इशू है। दुरुपयोग की भी इस अधिनियम की संभावना है, क्योंकि भारत के विरुद्ध असंतोष की स्थिति पैदा करना अधिनियम के तहत गैर कानूनी गतिविधि है। असंतोष को परिभाषित नहीं किया गया है कि आखिर असंतोष कहने का सही मीनिंग क्या है, अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है। राजनीतिक जो दल है, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं या अन्य जो संगठन हैं, उन संगठनों के विरुद्ध जानबूझकर प्रयोग करने का भी आरोप कई बार लगा है। तो इस कारण से इस अधिनियम से जुड़ी हुई कई सारे जो डिस्प्यूट हैं वो भी खुलकर सामने आते हैं। सरकार को इस कानून की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, भारत की जो एकता है, जो अखंडता है,
उसकी सुरक्षा करने के लिए ये अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और देश में किसी भी गैर कानूनी जो गतिविधि है उस पर नियंत्रण करने के लिए ये जो अधिनियम है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। देश के विरुद्ध होने वाली जो भी आतंकी गतिविधियां हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए ये अधिनियम आवश्यक है भारत सरकार के लिए। और नागरिकों को प्राप्त जो कुछ अधिकार हैं उन अधिकारों को देश की जो सुरक्षा है उसके लिए खतरा बनने से रोकने के लिए उन पर युक्ति युक्त जो प्रतिबंध है वो लगाने के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पूरे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 में केवल प्रतिबंधित जो संगठन की सदस्यता है किसी व्यक्ति को जो दोषी है वो नहीं ठहराएगी, ऐसी बात कही गई थी जब तक कि वो हिंसा का सहारा नहीं ले लेता है। ये बात कही गई थी किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। या लोगों को हिंसा के लिए वो उकसाता नहीं है, तब तक इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखी गई थी। और वहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो मार्च 2023 में केरल राज्य बनाम जो रनीफ मामला है, अरूप भूइयां बनाम भारत संघ का जो मामला है और इंद्रदास बनाम असम राज्य का जो मामला है, इसमें खास डिसीजन दिया। ये कहा कि गैर कानूनी जो संगठन है उसकी जो सदस्यता है अपने आप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत क्या है? अपराध घोषित है। तो इस तरह के जो निर्णय दिए हैं उसमें उन्होंने कोट भी किया कि आखिर इस तरह के मामले किस आधार पर कहीं ना कहीं सिद्ध हो सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थिति है वो इस अधिनियम और इस तरह के जो भी एक्टिविटीज हैं उसके मामले में हमने देखा। अब इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि भारत ने किस आतंकवादी संगठन को संयुक्त राष्ट्र में आतंकी संगठन घोषित कराने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं? जैसे मोहम्मद, द रेजिस्टेंस फ्रंट, अल कायदा, ISI। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो जो TRF है, द रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो कि एक तरह से अलकायदा का ही एक मुखौटा कहा जाता है। इसको कहीं ना कहीं आतंकवादी, इसके द्वारा जो भी घटनाएं भारत में अंजाम दी गई हैं जैसे कि पहलगाम आतंकी जो घटना है वो इसी TRF के द्वारा की गई है। और इसी कारण से अब भारत क्या कर रहा है कि इस संगठन को वैश्विक स्तर पे आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए जो प्रयास है, जो पहल है, उसे तेज कर दिया है। तो इस मामले की हमने पूरी तरह से जांच पड़ताल की कि आखिर ये TRF है क्या और इसकी कौन सी घटना भारत में अभी अंजाम दी गई है और उसके क्या प्रभाव थे और जिस कारण से भारत ने इस संगठन को अब आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए वैश्विक स्तर पे जो प्रयास हैं वो तेज कर दिए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है वहाँ पर किसी भी व्यक्ति संगठन को आतंकवादी घोषित करने की क्या प्रक्रिया है उस पर हमने बात की। भारत में किसी भी व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी घोषित करने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है, उसके लिए कौन सा अधिनियम है, कौन से कानून, कौन से कह सकते प्रोसीजर हैं, उन पर भी डिटेल से हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।